हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो हिंदी अंग्रेजी फोर्थ पेपर की स्मार्ट स्ट्रेटेजी के बारे में रहेगा। फ्रेंड्स, आप बहुत सारा समय खर्च करने के बावजूद मार्क्स नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसका कारण क्या है? मेरे हिंदी अंग्रेजी में 125 मार्क्स आए 200 में से। मेरे 200 में से 125 मार्क्स आए और आप सबके लिए 125 नंबर लाना भी बिल्कुल संभव है, इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। लेकिन आप तो आरएस 2023 के पैटर्न को देख करके आप सब डरे हुए हैं कि शायद हिंदी अंग्रेजी के अंदर हम इतने नंबर कैसे ले पाएंगे। बिल्कुल, हिंदी अंग्रेजी में सबका एवरेज भी ठीक रहा है। मैं आपको बता दूं, जो लड़के मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं हुए हैं इंटरव्यू के लिए, तो उनका भी मेंस में परफॉर्मेंस हिंदी अंग्रेजी में ठीक ही रहा है। तो आप कहोगे कि सर हिंदी अंग्रेजी में तो ठीक मार्क्स दिए गए हैं, लेकिन फर्स्ट सेकंड पेपर जो रहा था 2023 का, फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो सबके इतने कम मार्क्स थे। तो इसका कारण है हिंदी अंग्रेजी में कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ। क्या पैटर्न चेंज करेंगे हिंदी अंग्रेजी, मुझे ये बताइए। वहां तो आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, वो सारा डिस्कस मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड में किया है, आपके लिए बहुत उपयोगी है। उसके अनुसार आप पढ़े किस प्रकार उन्होंने आपको ना हार्ड मार्किंग, ऐसा कुछ नहीं है, पेपर ही हार्ड था। प्रश्न इस तरह के बनाए कि आप वहां उलझ के रह गए और बहुत सारी जगह आप जो सही स्ट्रेटेजी नहीं अपना पाते, उसका भी नुकसान उठाना पड़ा। वो तो अपने तीनों पेपरों में डिस्कस कर चुके हैं। हिंदी अंग्रेजी के अंदर कोई बदलाव आरपीएससी ने नहीं किया। 2023 के अंदर कोई ज्यादा नहीं था, मतलब कह नहीं सकते अपने। हाँ, हो सकता है कि आरपीएससी अगली बार कुछ बदलाव कर दे, उस पर भी हम बात करेंगे। और आपके लिए क्या स्ट्रेटेजी हो, इस पे हम बात करेंगे। हम हिंदी अंग्रेजी के 2023 के पेपर के आधार पर ही हम आगे बढ़ते हैं कि कहां आपको सबसे बढ़िया अब ध्यान देना है। और आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आप सब एक भेड़ चाल करते रहते हो, देखा देखी, और आप वहां समय ज्यादा बर्बाद कर देते हो जहां जरूरत ही नहीं होती, और जहां जरूरत होती है वहां समय आप लगाते नहीं। तो ये है ना, 120 अंक का हिंदी का है, 4 जो संधि आती है वहां आप 4 में से 4 प्राप्त कर सकते हो। मेरे आई भी है, मेरी हिंदी की आंसर बुकलेट अपलोड की हुई है, वो आप देखना। और ये 125 नंबर वाले भी मैंने एनालिसिस किया हुआ है कि मेरे हिंदी अंग्रेजी के अंदर इतने बढ़िया मार्क्स कैसे आए, वो सारे आप देखें और क्या गलती ना करें। जो आरएस 2018 की मेरी आंसर बुकलेट हिंदी अंग्रेजी की मैंने अपलोड किया, वहां मैंने बहुत ही अच्छा एनालिसिस किया है कि किस प्रकार आप नंबर खो देते हैं, किस प्रकार प्राप्त करते हैं। लेकिन यह डिस्कस अब आपके 70 दिन की रणनीति क्या हो, तो अपने स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। लेकिन इससे पहले इस आधार पर मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा 2 ही मिनट की, बहुत ही उपयोगी रहेगी आपके लिए। वहां की राजा के दरबार के अंदर एक नटनी करतब दिखा रहे थे। तो नटनी बहुत अच्छा डांस कर रही थी, नट भी बहुत अच्छे अच्छे संवाद बोल रहा था। तो इतना बढ़िया डांस चल रहा था नट और नटने का। लेकिन लगभग रात बीत चुकी थी, फिर भी कोई भी किसी ने भी कोई गिफ्ट नहीं दिया था उस दरबार में। वो नृत्य कर रही थी। तो नटनी ने इशारे इशारे में नट को कहा कि अब तो यहां से अपना सामान समेटने चले, ये कुछ भी कोई गिफ्ट नहीं देने वाले हैं। तो नट ने भी उनको इशारे इशारे में बताया कि अब तो काफी बीत चुकी है, थोड़ी सी ही बाकी है, रात काफी बीत चुकी है, थोड़ी सी ही बाकी है। और सबने गिफ्ट देना शुरू किया। सबसे पहले राजकुमार ने अपने हीरे की अंगूठी भेंट कर दी नटनी को। इसके बाद में राजकुमारी ने अपना 9 लाख का हार उनको गिफ्ट कर दिया नटनी को। और वहां जो उनका राजगुरु बैठा था, उसने भी अपना दुसाला ओढ़ा हुआ था, वह भी गिफ्ट कर दिया जो लाखों रुपए का था। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन राजा ने भी सोचा कि अब तो रात बहुत हो चुकी है, हंगामा नहीं करना है, अब तो सुबह ही बात करेंगे। और मीटिंग को, उस नृत्य को डिसमिस कर दिया, समाप्त कर दिया कि चलो। लेकिन सुबह राजा बहुत गुस्से में था। राजा ने अपने राजकुमारी और उस राजगुरु को बुलाया कि आपने ये सारे गिफ्ट किए, ये तो खजाने से आई हुई थी। राजा ने राजकुमार को कहा कि मैंने आपको जन्मदिन पे जो हीरे की अंगूठी गिफ्ट की, इतनी कीमती अंगूठी, आपने नटनी को थोड़े से साधारण से नृत्य पर उस कार्यक्रम में आपने भेंट कर दिया, ये ऐसे कैसे हुआ? तो राजकुमार ने बताया कि पिताजी, आप इतने वृद्ध होने के बावजूद आप गद्दी पर बने हुए हैं, मेरे सफेद बाल आ चुके हैं, फिर भी आप गद्दी नहीं छोड़ रहे हैं। तो मैं आपका कत्ल करने वाला था कि अब तो मार करके ही गद्दी पे बैठना पड़ेगा। लेकिन नट ने जब ये बात बोली कि काफी बीत चुकी है, थोड़ी सी ही बाकी है, कहने का मतलब अब तो ये वृद्ध हो चुके हैं, अब थोड़ी सी उम्र बाकी है, क्यों ये कलंक लगाया जाए। मैंने सोचा और मेरा मन बदल गया और मैं एक पाप से बच गया, एक कलंक से बच गया। और मुझे बड़ा मोटिवेशन मिला
कि हाँ यार अब तो ये पिताजी की उम्र थोड़ी बाकी, अब तो गद्दी की क्या चिंता करनी है। तो मैंने फिर खुश होकर के गिफ्ट दे दिया। राजकुमारी से पूछा कि आपने क्यों अपना 9 लाख का हार गिफ्ट कर दिया। तो राजकुमारी ने कहा कि मैं सेनापति के बेटे से प्यार करती हूँ और मैं सोच रही थी कि आप मुझे कभी भी सेनापति के बेटे के साथ मेरी शादी आप नहीं करोगे, तो इसलिए मैं भागकर शादी करने का विचार कर रही थी। लेकिन ये बात मैंने नट की सुनी कि काफी बीत चुकी है, थोड़ी सी बाकी है। तो मैंने सोचा कि पिताजी तो अब कितनी वृद्ध हो चुके हैं, कितना और जिएंगे, अपने थोड़ा इंतजार करते हैं और बाद में जब भाई गद्दी पर बैठेगा तो भाई मुझसे कितना प्यार करता है, वह सेनापति के बेटे के साथ मेरी शादी कर ही देगा। इस बात से मैं मोटिवेट हुई, खुश हो गई और मैंने मेरा 9 लाख का हार नट को गिफ्ट कर दिया। और राजा ने फिर पूछा राजगुरु से कि राजगुरु आपने अपना 2 साल वेट क्यों किया। तो राजगुरु ने कहा कि इस बात से मैं भी इंस्पायर हुआ, काफी बीत चुकी है, थोड़ी सी बाकी है। तो मैंने कहा यार इस राज दरबार में कोई पूजा पाठ की जगह है, यहाँ राजगुरु बन के आगे अब थोड़ी सी बच्ची अपने को संन्यास ग्रहण करना है, वृंदावन चले जाना है, अब यहाँ नहीं रहना है। और ये दुसाला मैंने फेंक दिया कि अब तो संन्यास ही लेंगे। और फिर राजा ने तीनों की बात सुनकर के राजा ने कहा कि मेरी भी आंखें खुल गई है कि अब काफी बीत चुकी है, थोड़ी सी ही बाकी है, भी मेरी भी उम्र अब थोड़ी बाकी है, मैं राजगद्दी छोड़ रहा हूं और मेरा वानप्रस्थ तो खराब हो गया, मेरा संन्यास आश्रम खराब नहीं करना चाहता, अब मैं भी वृंदावन चलूंगा। तो इस प्रकार से इस बात से आप क्या समझते हो, भी काफी समय बीत चुका है, अब थोड़ा सा ही बाकी है। ये शब्दों की ही बात होती है सारी। देखो शब्दों की शक्ति कितनी होती है, सबने अपने अपने हिसाब से शब्दों को ग्रहण किया ना। तो इस बात से जो कहानी से प्रेरित होंगे कि निर्थक और निष्प्रभावी बात है, वो बहुत ज्यादा लिखने का कोई मतलब नहीं है। सार्थक बात अगर 2 लाइन की भी होती है तो वो प्रेरित करती है, जिस तरह से ये कहानी सुनाई। तो आपको अब मैं पूरा पेपर अपने डिस्कस करते हैं। तो संधि के अंदर आप क्या गलतियां करते हैं, संधि क्यों गलत कर देते हैं, इसमें डिस्कस करेंगे तो बहुत समय लगेगा। इसके लिए जो मेरी आंसर बुकलेट मैंने अपलोड किया वहां मैंने सारा डिस्कस किया कि आप क्या गलत करते हैं। ग्रामर पे ध्यान आपको देना है। और जो भी मुख्य हैं या अपवाद हैं या ये गुण संधि है, इन पे ध्यान दें। ये ज्यादा आते हैं, समुद्र उर्मी, परिच्छेद, अन्वेषण, इस तरह की संधि है ना जो हम उनको गलत कर देते हैं थोड़ी बहुत मात्रा पर, छोटी बड़ी मात्रा के आधार पर, या फिर हलंत के आधार पर कर देते हैं, या विसर्ग की कोई गलती कर देते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर संधि विच्छेद का आता है, ठीक है, और संधि कीजिए और संधि विच्छेद का, ये 6 आते हैं। उपसर्ग है, वो भी आप याद करके जाएं। योग से 2 शब्द बनाइए, तो आप जरूर याद करके जाएं, ये सरल होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और उपसर्ग पृथक कीजिए, ये सारा डिस्कस मेरा किया हुआ है, आप ग्रामर पे अच्छे तरीके से ध्यान दें। प्रत्यय है वो भी याद करें, प्रत्यय पृथक कीजिए, वो भी आप अच्छे तरीके से पढ़ें। यहां आप बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। यहाँ ये जो ग्रामर है, यहाँ ग्रामर आप हिंदी अंग्रेजी दोनों का ग्रामर बहुत अच्छे से पढ़ें। अब कहोगे सर समय तो 70 ही दिन है, इस पर भी बात करूंगा कि ये ग्रामर पढ़ने के बाद आपको कहाँ कितना समय देना है। आपको ग्रामर पे ही ज्यादा समय देना है। ग्रामर आप अच्छे से तैयार कर लोगे, सारी चीजें अपने आप सही हो जाती है। आपको निबंध पे और पे वहां ध्यान नहीं देना है, बहुत कम, वो भी स्ट्रेटेजी हम आगे बात करेंगे। ये सार्थक शब्द वाक्यांश और ये भी अच्छे से पढ़ो आप, शुद्ध रूप ये भी बढ़िया तरीके से तैयार करो। और इसके लिए आप कहोगे सर पुस्तक कौन सी है, दोनों की मैं 2 ही पुस्तक बताता हूं। हिंदी के अंदर राघव प्रकाश की व्याकरण कहीं भी कोई अलग नहीं है, ठीक है। 1-2% चीजों को छोड़कर के 99% कोई भी ग्रामर आप पढ़ सकते हो। हिंदी जो कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं वाला भी आप पढ़ सकते हो। बाकी 2-3 जगह आपको यहाँ उलझने की जरूरत नहीं है। राघव प्रकाश को पढ़ दो या फिर कोई भी अन्य आपको जो भी पसंद हो, ठीक है। मैं तो राघव प्रकाश ही पढ़ा है मैंने, तो अच्छे मार्क्स आए। और फिर अपने आते हैं ये जो शब्द है पारिभाषिक शब्द, ये भी आप अच्छे से पढ़ करके जाए। अब अपने बात करते हैं संक्षिप्तीकरण, उचित शीर्षक लिखते हुए आप अच्छे तरीके से पढ़ें, शानदार तरीके से। और ये आता है 10 नंबर का। 10 नंबर में आप 5-6 नंबर तक इसमें ला सकते हैं। उचित शीर्षक को 1/3 शब्दों में, ये नहीं है इसमें से सीधे सीधे छाड़ने, इसको अच्छे से पढ़ो। और इसमें से आप कोई लाइन अच्छी लगती है ना, उसको गागर में सागर भरते हुए, यानी मुहावरे के रूप में उसको प्रयोग करने, अपनी तरफ से आप मुहावरा बना सकते हैं, कोई लोकोक्ति कहावत ये बना सकते हैं, ठीक है। और आप किस प्रकार संक्षिप्तीकरण करें वो मैंने मेरी आंसर बुकलेट अपलोड किया, उसमें देख लेना। यहां आपको समय वेस्ट नहीं करना है। मैं कहता हूं जो संक्षिप्तीकरण आता है 10 नंबर का, ये संक्षिप्तीकरण वाले में समय वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। बार बार लोग संक्षिप्तीकरण पढ़ते रहते हैं, 1-2 संक्षिप्तीकरण आप देख लोगे राघव प्रकाश में, अपने आप आपको इसकी कला आ जाएगी। फिर आगे आता है भाव विस्तार। भाव विस्तार 1-2 पढ़ोगे आप, आपको पता आ जाएगा। और मैंने भाव विस्तार जिसको पलवन बोलते हैं, इसका अलग से वीडियो बनाया हुआ है, पलवन कैसे करें। पत्तर, अर्थशास्त्र के पत्तर, आप उसकी ड्राफ्टिंग अच्छे से याद करके जाए। 1-2 पत्तर आप जरूर लिख के देख लें, ज्यादा बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसकी आप अपने हिसाब से याद कर लें, एसोसिएट करके देख लें कि अर्थशास्त्र के पत्तर को हम किस तरह से लिखते हैं, क्या आता है। ये मैंने मेरी आंसर बुकलेट अपलोड किए 2018 के, उसमें आप देख लेना। और
अस्थायी थाना सृजन का उल्लेख, पत्र गृह सचिव, एक दो पत्र आप पढ़ लेंगे ना तो अपने हिसाब से लिख देना, ज्यादा नकल करने की रटने की ये जरूरत नहीं है। यहाँ समय बहुत वेस्ट करते हो आप, आपको ग्रामर पे ही ध्यान देना है ज्यादा, ठीक है। देखना जरूर है ये एक दो चीज। अनुच्छेद का हिंदी में अनुवाद लीजिए, इंग्लिश वाले का कर दोगे आप, कैसा ही आएगा, आप 1000 पढ़ के चले जाओ, चाहे जो आएगा ना वहां से जितना आपको आता है अच्छे से पढ़ो, शांति से, और अपने अनुसार उसका जवाब दो आप, ठीक है। फिर इसमें एक चीज और है, आप जवाब तो अपने अनुसार दो, लेकिन कुछ शब्द हैं वो उस पैराग्राफ के अनुसार ही उसका अर्थ होता है, उसके अनुसार उसका अर्थ लें। आपको उसमें से पता चल जाएगा यार ये क्या बात कह रहा है और इस शब्द का क्या अर्थ है, उस प्रसंग के अनुसार। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। फिर निबंध, मैं कहता हूं 200-250 शब्द में लिखने हैं। लोग इसमें से सही चयन नहीं कर पाते हैं, और सही चयन का सही तरीका मैं आपको बताता हूं। जैसे राजस्थान की खनिज संपदा 3 निबंध आई थी, खनिज संपदा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौशल विकास, प्रौद्योगिकी, मानव शक्ति का विस्थापन। आपको बहुत सारी जगह निबंध नहीं पढ़ने, 2-4 निबंध पढ़ दो इस तरह से। एक तो आप कोई भौगोलिक इस तरह से खनिज संपदा, इस तरह से राजस्थान का तो आपको याद ही है, राजस्थान की खनिज संपदा आप जानते हो, सारा पढ़ के आए हो, लिखो अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, आपकी पकड़ है अच्छे से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षा नीति में जो भी अधिनियम है, एक्ट है, और इसमें कौशल विकास से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या कौशल विकास से संबंधित बात की गई है, उसकी जानकारी है तो आप उस पर जरूर लिखो। मैं कहता हूं ये जो 3-4 निबंध आते हैं, 3 निबंध, उसमें से एक निबंध पर तो आपकी पकड़ जरूर होगी। कुछ फैक्ट्स वगैरह लिखने होते हैं, निबंध कोई बंद के नहीं चलना होता है, खुले विचारों से आप लिखें, ठीक है। प्रौद्योगिकी में मानव शक्ति का विस्थापन, ये सभी लिख सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने मानव शक्ति का किस प्रकार विस्थापन किया है, अभी तो रोबोटिक्स आई है, एआई आई है, इन सब चीजों पर आप बहुत अच्छे से लिखें। रोजगार पर और पर थोड़ा सा वहां अपने दिमाग को आप शांत करके सोचें आप 2 मिनट, ये बहुत बढ़िया काम करती है ट्रिक। ये आपको रटे रटाए कहीं से नहीं मिलेंगे। जो भी निबंध आते हैं ना, वो कोई सीधे कोई किताबों से नहीं आते हैं, आप रट के चले आते हो तो वहां कोई लिखा भी नहीं जाता है। और निबंध में कोई रटने का मतलब ही नहीं है। मार्क्स सबसे ज्यादा कब आते हैं, मेरे भी सबसे ज्यादा मार्क्स कब आए थे, जब मैंने अपने हिसाब से लिखा। जैसे पर्यावरण की दशा दिशा और मानव स्वास्थ्य पे लिखा, तो अपने देख रहे हैं अपने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सब पी रहे, घर की राबड़ी, लस्सी, दही, इस प्रकार के शब्द यूज करके मैंने निबंध लिखा था, ठीक है। वो मैं अपलोड करूंगा, आप देखना। हाँ, इंग्लिश वाले, इंग्लिश में भी ग्रामर आप अच्छे से पढ़ें। और अब आप ये सोचते हैं कि मैं बहुत सारे अनुवाद वाले से ही कर दूं किताबें पढ़ करके, अब आप 70 दिनों में आपको यहाँ ग्रामर अच्छे से तैयार कर लेना। वो भी आप किस प्रकार तैयार करें मैंने बताया है अंग्रेजी वालों में, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये एक बार सीक्वेंस में नहीं आ रहे हैं। अपने आज तक जो पेपर आए हैं वो क्रमिक रूप से आते थे, इसमें ये सीक्वेंस से नहीं आया, इन्होंने अपने हिसाब से पूछा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे ही नहीं या पूछ लिए हैं, तो ये है। और फिर आते हैं ये जो सिनोनिम्स, एटोनिम्स, वहां कोई समय बर्बाद नहीं करना, मैं कहता हूं। वो आएंगे तो विकल्प छांटने हैं, 2 में से एक छांटने हैं यार, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो 1-2 तो आपके सही हो ही जाएंगे, वहां टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। बहुत सारे लोग क्लास बना रखी है, कोर्स बना रखे हैं, वहां कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है। और बहुत सारी जगह जो आपके पेपर है तैयार करो, और हिंदी अंग्रेजी का ग्रामर अच्छे से तैयार करो। कुछ निबंध है, पत्र है, वो आप लिखने की थोड़ी स्किल प्राप्त कर लो, 1-2 लिख लोगे तो भी थोड़ा सा ध्यान दें, और उसको एसोसिएट कर लें, लिंक कर लें कि किस प्रकार मैं इन चीजों को लिखूंगा। पलवन आप किस प्रकार लिखें, पत्र किस प्रकार लिखें, ये सारा RS 2018 की मैंने जो एनुअल बुकलेट अपलोड की है ना, वो आप जरूर देख लें, ठीक है। और ध्यान से पढ़ें, अंग्रेजी के अंदर पेपर को बहुत ही ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। और आप समय वेस्ट मत करें सुंदर लिखाई के चक्रों में, लिखाई का महत्व नहीं है वहां। आप बहुत सुंदर लिखने के चक्कर के अंदर मेरे 30-40 नंबर के परसेंट चुके, मैं यार हिंदी को बहुत ही सजा के आएंगे, ठीक है ना, ये गलत है। और आप जो ये बहुत सारे कुछ टॉपर्स की कॉपी देखते हो, सर बहुत सजाई हुई है, वो तो आप सबको पता है, किरोड़ी लाल जी ने आरोप लगाए हैं, कॉपी उनको घर पर ही मिली थी, ऐसा लगता है 5-6 घंटे घर पर बैठ के लिखी, तो वो कोई आपको इस तरह से उनकी नकल नहीं करनी है। फिर पेसेज पढ़ करके क्वेश्चन दें, यहां बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, आप पेसेज को ध्यान से पढ़ें, पहले प्रश्न पढ़ लें आप, वो भी आपके लिए सही रहता है। और आइडेंटिफाई द एरर, एरर छांटने वाले अगर आप थोड़ा सा ढंग से पढ़ोगे ना, टेंस वगैरह आप तैयार कर लें। और इंग्लिश के अंदर में बीके रस्तोगी की इंग्लिश है, प्रोफेसर बीके रस्तोगी की इंग्लिश फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस RS के लिए स्पेशल, वो आप पढ़ें, कहीं कोई उलझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ वीडियोस वगैरह आपको ऐसा लगे कॉन्फिडेंस के लिए कुछ वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट की जरूरत नहीं है। सिमिलर मीनिंग वगैरह कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, बाकी आप लिख दोगे, मुझे पता है। एरर छांटना, पैराग्राफ वाला आई गया। विकास की त्वरित गति का परिणाम संसाधनों, जैव विभिन्न आदि पर अपक्षा और इससे ब्रह्मांड के अस्तित्व खतरा उत्पन्न हो गया। इतने लंबे लंबे वाक्य दिए, आप कहते हो सर लंबे वाक्य हम कैसे, अरे यार ये टुकड़ों के अंदर लिखो ना आप। ये जो आप थोड़ा सा अंग्रेजी वाला है ना, जो मैंने एनुअल बुकलेट अपलोड किया, वो देखें, या 1-2 किस प्रकार आप अनुवाद करें, इस प्रकार 1-2 वीडियो देखने आपको स्किल आ जाएगी, ठीक है, फिर कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जो प्रीसाइज है ना, वो इनको पढ़ें यार, 1/3 तो लिखना होता है यार, ये तो जरूर इसका विकल्प मत लें आप कहेंगे सर ये तो छोड़ दें दूसरा करें,
यहाँ तो बहुत बढ़िया मार्क्स आते हैं। ये निबंध वाली बात है, वो हिंदी अंग्रेजी वाली है। अंग्रेजी के अंदर एक दो निबंध के अंदर शुरू के अंदर किस प्रकार लिखते हैं, कोई प्रॉब्लमेटिक है, ऐसे है, कोई एनवायरमेंट से संबंधित, तब उस पर शुरुआत कैसे करते हैं, लास्ट में कुछ कंक्लूजन कैसे करते हैं, ये एक दो निबंध इस रस्तों के पढ़ दोगे, आपको आइडिया हो जाएगा सारा। बाकी टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ लाइन्स वगैरह पत्तर के अंदर रट के चले जाएं, जैसे पत्तर आएंगे, पैराग्राफ आएंगे, आप बीके रस्तों की में देखेंगे किस प्रकार पैराग्राफ लिखेंगे, किस प्रकार प्रिसाइज, एक दो देख लें, बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो भी पत्तर है, एक दो पत्तर रिपोर्ट लिखनी है, रिपोर्ट वगैरह, तो वो आप किस प्रकार लिखें इसमें से आप देख लें। बाकी जो आंसर बुकलेट अपलोड की है वही पैटर्न है। इसमें थोड़ा सा इंग्लिश का पेपर हार्ड था, हिंदी के अंदर वही है, तो इंग्लिश वाले में लोगों को दिक्कत आई, तो इंग्लिश का यही है, आप ग्रामर अच्छे से पढ़ लेंगे तो ट्रांसलेशन वगैरह सारा कर देंगे। थोड़ी वोकैबुलरी तैयार कैसे करें, आप जो ग्रामर आता है ना 10वीं का और 12वीं का, 10वीं का जो इंग्लिश का ग्रामर आता है, एक्सीडेंट का हो चाहे संजीव का हो, वो आप ले आए, उसमें जितने भी वो लेसन दिए हैं, पाठ दिए हैं, चैप्टर दिए हैं, उन चैप्टर के वो इंग्लिश मीनिंग आप जरूर पढ़ लें, आपकी लगभग अंग्रेजी के ट्रांसलेशन में काम आएंगे। आपकी हिंदी इंग्लिश के अंदर ऐसे लिखेंगे, पैराग्राफ लिखेंगे, हर जगह वो वोकैबुलरी आपके काम आएगी। मैंने तो यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी और 200 में से 125 आए थे। 2018 में टॉप के लिए मैंने तैयारी की, वहां मैंने जो हिंदी अंग्रेजी का पेपर दिया, वहां बहुत सारा समय क्यों बर्बाद कर दिया, वो आप जरूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बस हिंदी अंग्रेजी का तो यही है, ज्यादा कहीं इसके अंदर स्ट्रेटेजी बताने की जरूरत ही नहीं है। हिंदी अंग्रेजी के अंदर मैं कहता हूं यार, आप आरएस दे रही हो बीए करके, आप निबंध के अंदर 80% चीजें अपने लिखनी होती है, कुछ फैक्ट वगैरह हैं, कोई योजनाएं हैं, कोई किसी भी तथ्य है, फैक्ट तो आपके पास होते ही है 20-30%, बाकी चीजें तो अपने हिसाब से लिखो। आप निबंध जितना जमीन से जुड़ा हुआ लिखोगे, जितना हम देख रहे हैं अपनी आंखों से सारी चीजों को, उसके हिसाब से लिखेंगे, सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं। ये सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी है, ठीक है। पत्तर के अंदर भी वही चीज लिखें, जेन्युइन जो समस्याएं हैं, वर्तमान के अंदर बहुत सारी बातों में चेंज आ चुका है, उसके अकॉर्डिंग आप लिखें, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।